तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुश आमदीद कहते हैं। पिछली वीडियोस के अंदर हम परमुटेशन और इन्वर्स ऑफ अ परमुटेशन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने डिस्कस करना है कंपोजिशन ऑफ परमुटेशंस को। कंपोजिशन असल में क्या होती है, ये दो परमुटेशंस का प्रोडक्ट होता है, यानी उनकी मल्टीप्लिकेशन। और परमुटेशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। परमुटेशन क्या है? परमुटेशन एक सेट X की X पर बाइजेक्टिव मैपिंग है, जिसको हम पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन की तरफ देखते हैं। Let F mapping from X to X and G mapping from X to X are two permutations of a non-empty set X। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि दो परमुटेशन जो हमने ली हैं वो हमेशा एक नॉन एम्प्टी सेट पर लेंगे। कभी भी एम्प्टी सेट पर परमुटेशन डिफाइन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि परमुटेशन असल में एक मैपिंग है, और मैपिंग के लिए ज़रूरी है कि सेट के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। तो हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, उस पर हमने दो परमुटेशंस बना दिए। देन अब इनका जो प्रोडक्ट है या जो इनकी कंपोजिशन है वो क्या होगी? एफ जी। अब ये x से x पर है, ये भी x से x पर है, तो जो इनका प्रोडक्ट होगा वो भी x से x पर ही होगा। देन एफ जी मैपिंग फ्रॉम x टू x डिफाइंड बाय एफ जी ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x इंटू जी। मीन्स हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ जी ऑफ x और एफ ऑफ x इंटू जी। ये दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इस कॉल्ड कंपोजिशन और प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन, इज कॉल्ड कंपोजिशन और प्रोडक्ट परमुटेशन। ठीक है, अब किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे, इसकी एग्जांपल की मदद से इसे डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक सेट है x, x1, x2, x3, x4। ये हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है। अब परमुटेशन बनानी है हमने। पहले जब परमुटेशन बनाते थे तो x से x पर होती थी, वो परमुटेशन क्या होती थी? f होती थी। तो यहाँ पर हम f ही लिखते थे सिर्फ। अब परमुटेशन बनानी है हमने एफ जी से, एफ जी परमुटेशन x से x पर, तो यहाँ पर ये क्या होगी? एफ जी के इक्वल ही होगी, दैट इज इक्वल टू। और जो फर्स्ट रो के अंदर जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो वैसे के वैसे ही आ जाते हैं, यानी कि ये एलिमेंट्स कौन से होते हैं? डोमेन के एलिमेंट्स कहते हैं हम इनको। अब आगे क्या होगा? x1 का इमेज इधर आएगा, इधर x2 का आएगा, इधर x3 का आएगा और इधर x4 का इमेज आएगा। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास f ऑफ x1 इज इक्वल टू x2 के इक्वल होता है, यानी कि हम इनपुट देते हैं x1 और उससे जो हमें आउटपुट मिलती है वो x2 है। मीन्स के x2 इमेज हो x1 का। अगर x2 x1 का इमेज है तो x2 f ऑफ x1 के इक्वल है, तो f ऑफ x1 खुद किसका इमेज होगा? x1 का होगा। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x1 का इमेज क्या है जी? जैसे यहाँ पे f ऑफ x1 है, हमारे पास यहाँ पे क्या है? एफ जी है, तो यहाँ पर क्या होगा? एफ जी ऑफ x1, और यहाँ पर क्या होगा? एफ जी ऑफ x2। x3 का इमेज क्या होगा? एफ जी ऑफ x3, और x4 का इमेज क्या होगा? एफ जी ऑफ x4। ओके, इस तरह से हमारे पास जो आ जाएगा इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। मीन्स कि यहाँ पर डोमेन के एलिमेंट्स होंगे और नीचे क्या आ जाएगा? एफ जी ऑफ x1, एफ जी ऑफ x2, एफ जी ऑफ x3, एफ जी ऑफ x4। ये एक एग्जांपल लेते हैं, उसकी मदद से मज़ीद आपको समझ आ जाएगा। अगर हमारे पास कोई एक परमुटेशन है जी f, उसके अंदर हैं एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 3 1 2, और एक परमुटेशन है g, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड 2 3 1। इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है या हमने इनकी कंपोजिशन कैलकुलेट करनी है। एफ जी दैट इज इक्वल टू 1 2 3 एज इट इज़ आ गया, ऊपर में 3 1 2 भी एज इट इज़। अब ये तो आ गई एफ परमुटेशन। आगे कौन सी आ जाएगी? जी परमुटेशन। वो कौन सी है? 1 2 3 और 2 3 1 एफ जी। अब डेफिनेशन की तरफ आएँ तो ऊपर वाले जो फर्स्ट रो है x1 x2 x3 x4, उसके सारे एलिमेंट्स वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 जो इनके प्रोडक्ट में भी क्या आ जाएगा? वैसे का वैसे ही आ जाएगा 1 2 3। नीचे क्या आ जाता है? एफ जी ऑफ x1। अब यहाँ पर एफ जी ऑफ x1 कैसे बनेगा? 1 के नीचे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, ये यानी कि 1 का इमेज क्या है? 3 है। इधर जाके देखें 3 का इमेज क्या है? वो 1 है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर जो इमेज आ रहा है 1 का जो इमेज आ रहा है, इधर से उसका इमेज देखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा।
यानी 1 के नीचे आ रहा है 3, इधर 3 के नीचे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, वो इधर आ जाएगा। वो क्या होगा हमारे पास एफ जी ऑफ x1 होगा। अब एफ जी ऑफ x2 कैसे कैलकुलेट करना है, 2 के नीचे क्या आ रहा है 1, अब इधर देखें 1 के नीचे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो इधर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। इधर 3 के नीचे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और 2 के नीचे इधर क्या आ रहा है वो 3 आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी इनका हमने प्रोडक्ट कैलकुलेट किया है तो हमारे पास आ गया 1, और 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 3 है। तो अब यहाँ पे देखिए 1 का इमेज 1 आ रहा है, 2 का इमेज 2 आ रहा है, 3 का इमेज 3 आ रहा है। हमने आइडेंटिटी परम्यूटेशन के अंदर पढ़ा था कि अगर ऐसा हो कि इमेज और प्री इमेजेस सेम हो जाएं, यानी इस 2 और 2 का प्री इमेज क्या है वो भी 2 है, 3 का प्री इमेज क्या है वो भी 3 है, और 3 का इमेज क्या है वो भी 3 है। जब इमेजेस और प्री इमेजेस सेम हो जाएं तो उस परम्यूटेशन को आइडेंटिटी परम्यूटेशन कहते हैं। तो ये यहाँ पर आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। इसको जब किसी भी दूसरी परम्यूटेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दूसरी परम्यूटेशन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वही आंसर में हमें मिल जाएगी। ठीक है, और एक और बात, ये तो था एफ जी और हमें आंसर क्या मिला आइडेंटिटी परम्यूटेशन। अगर हम जी एफ निकालें तब भी आइडेंटिटी परम्यूटेशन ही हमें मिलेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि असल में एफ का इन्वर्स है जी, क्योंकि तभी तो आइडेंटिटी मिल रहा है, और जी का इन्वर्स है एफ, क्योंकि तभी तो हमें आइडेंटिटी मिल रहा है। लेकिन जनरल फॉर्म के अंदर जी एफ और एफ जी दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, यानी कि दो परम्यूटेशंस को प्रोडक्ट लिया जाए या उनकी कंपोजिशन ली जाए तो जी एफ और एफ जी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। ये तो एक स्पेशल केस है ना कि एफ को जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मिल रहा है, तो जी को जब एफ से करेंगे तब भी आइडेंटिटी मिलेगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, बल्कि हर केस के अंदर ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होगा। जी एफ जो है एफ जी के इक्वल नहीं होगा, सिर्फ तब ऐसा होगा जब एफ का इन्वर्स जी हो और जी का इन्वर्स क्या हो एफ हो। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे मज़ीद समझ आ जाएगा। बस करें एक परम्यूटेशन है हमारे पास एफ, इसमें है जी 1 2 3 एंड 3 2 3 1 2, और एक परम्यूटेशन है जी, इसमें है 1 2 3 4 एंड 4 2 1 3। अब इनका प्रोडक्ट लेना है। अब यहाँ पे नोट करें तो यहाँ पर डोमेन के एलिमेंट्स 3 हैं, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो भी 3 हैं, और यहाँ पे इमेजेस कितने हैं 4 हैं। इनका प्रोडक्ट लेना है हमने। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ कंपोजिशन जी, दैट इज इक्वल टू 1 2 3 3 1 2। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, जब प्रोडक्ट लेना है ना तो जितने एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है, उतने ही एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होने चाहिए। यानी यहाँ पर 4 तक है तो यहाँ पर भी 4 तक होना चाहिए, नहीं तो प्रोडक्ट नहीं लिया जाएगा। अगर हम यहाँ तक 4 तक बनाना चाहते तो हमें क्या करना होगा, मैं यहाँ पर भी 4 लिख रहा हूँ और यहाँ पर भी 4 लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, 4 का इमेज क्या है 4 है, मीन्स ये फॉर्म है एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 4, और ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है, और इससे जो परम्यूटेशन बनती है वो आइडेंटिटी परम्यूटेशन होती है। तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन हम किसी भी जगह पे लगा सकते हैं। तो साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 1 2 3 4 4 2 1 3। अब इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। अब 1 2 3 4 तो एज इट इज़ 1 2 3 4। अब 1 के नीचे क्या आ रहा है 3 के नीचे इधर क्या आ रहा है 1, वो इधर आ जाएगा। 2 के नीचे 1 है, 1 के नीचे क्या है 4 है, 3 के नीचे 2 है, और 2 के नीचे इधर क्या है वो भी 2 है, 4 के नीचे 4 है, और इधर 4 के नीचे क्या है 3 है। तो ये इनका प्रोडक्ट निकला है, यानी कि एफ कंपोजिशन ऑफ जी हमारा कैलकुलेट हो गया है। अब एक और एग्जांपल इसकी लेते हैं। यानी एक परम्यूटेशन है हमारे पास जी 1 3 2, और इसके नीचे है जी 2 3 1, और दूसरी है जी परम्यूटेशन, वो है जी 1 2 3 एंड 2 3 1। इसकी कंपोजिशन कैलकुलेट करते हैं। ऊपर देखें इसमें 1 2 3 है,
इसमें 1 3 2 है, तो हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं। पहले इसको रीअरेंज किया जाएगा, फिर इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कैसे f को हम किस तरह से रीअरेंज करेंगे, ये 1 2 तो वैसे ही आ जाएगा, इसके बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो ये जो 2 1 है ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके बाद ये जो 3 3 है ये एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे थर्ड नंबर पे। अब f और g का प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जा सकता है, जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था। f कंपोजिशन ऑफ g दैट इज इक्वल टू 1 2 3 2 1 3 एंड कंपोजिशन 1 2 3 2 3 1। जो फर्स्ट रो है 1 2 3 वो एज इट इज़, 1 के नीचे क्या है 2 है, इधर 2 के नीचे क्या है 3 है, 2 के नीचे 1 है और 1 के नीचे क्या है 2, 3 के नीचे 3 है और इधर 3 के नीचे क्या है 1 है। अब हमने जैसे f कंपोजिशन g कैलकुलेट किया है तो ये आंसर मिला है। अब हम g कंपोजिशन f कैलकुलेट करके देखते हैं क्या यही आंसर आता है। g कंपोजिशन f दैट इज इक्वल टू, अब g परमोटेशन ये थी, ये वाली, ये पहले मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 2 3 1 2 3 1 और f परमोटेशन क्या थी 1 2 3 1 2 3 2 1 3 2 1 3। फर्स्ट रो तो एज इट इज आ जाएगी 1 2 3, इधर 1 के नीचे क्या है 2 है और 2 के नीचे इधर क्या है 1 है, 2 के नीचे 3 है और इधर 3 के नीचे क्या है 3 है, 3 के नीचे 1 है और इधर 1 के नीचे क्या है 2 है। अब यहाँ से नोट करें f कंपोजिशन g का आंसर हमारे पास आया था 3 2 1, यानी कि जो डोमेन के एलिमेंट थे, सॉरी रेंज के एलिमेंट या प्री इमेजेस वो क्या थे 3 2 1, जबकि एक g कंपोजिशन f में आया है 1 3 2। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि f कंपोजिशन g जो है वो इक्वल नहीं होता g कंपोजिशन f के अंदर। ठीक है, इसी तरह आप किसी भी परमोटेशंस का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक परमोटेशन क्या होता है। खुदा हाफिज़।